अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। और ब्रेन क्या है? नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम को टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो कि हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन कंपोनेंट है, बिकॉज यहीं से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कमांड जनरेट की जाती हैं और हमारी तमाम बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन इज़ एन अमेजिंग 3 पाउंड ऑर्गन दैट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सो मेनली हमारा जो ब्रेन है ये एक ऑर्गन है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3 पाउंड होता है, और इसका क्या फंक्शन है कि इसने हमारी बॉडी में एज अ कंट्रोल सेंटर एक्ट करना है। एक बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो सारा कुछ हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ब्रेन जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है। इसमें आ जाते हैं हमारे इमोशंस, हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट, स्केलेटन मूवमेंट, हमारे हार्ट रेट, हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी मेमोरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। So interprets information from outside world and embodies the essence of mind and soul। ब्रेन हमारी हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है, लेकिन वो इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो हर चीज़ को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो क्या करता है हमारा ब्रेन? हमारे इन्वायरमेंट से सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन को लेता है। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो कमांड जनरेट होती हैं, मैसेजेस जनरेट होते हैं जो हमारी बॉडी तक आते हैं और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने में, और किसी भी सिचुएशन में कैसा एक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उस चीज़ में वो उसको हेल्प करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन एंड उसके सेल्स को देखा था। अब उसके सेल को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारे जो ब्रेन है वो हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गेन करता है, और कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं, और कैसे हमारे जो नर्वस सिस्टम के सेल हैं वो उस मैसेज को लेके हमारी बॉडी तक आते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्ट कर सके। तो ब्रेन हमारे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से ले रहा है? विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। हमारी विजन के अकॉर्डिंग, हमारे हियरिंग के अकॉर्डिंग, टच के, स्मेल के और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यहाँ देखी जाए तो अगर हम किसी हॉट चीज़ को टच करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्किन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे उनका क्या फंक्शन होगा कि उन्होंने एक इंफॉर्मेशन, एक स्टिमुलस के तौर पे उस चीज को लेना है, और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, हमारे ब्रेन तक जाएंगे उस मैसेज को लेके कि अभी हमने किसी हॉट चीज को टच किया है। तो फिर क्या होगा कि हमारे ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, और फिर हमारे मोटर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक लेके आएंगे, और फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी वापस जो हमारा हाथ है उस चीज से रिट्रैक्ट हो जाएगा। हमारा जो ब्रेन है हर चीज को हमारे इन्वायरमेंट से हर एक इंफॉर्मेशन को ले रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को उस सिचुएशन में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। Intelligence, creativity, emotions and memory are few of many things governed by the brain। So हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे जो इमोशंस हैं ये किससे कनेक्टेड है? हमारे ब्रेन से। हर पर्सन में जो ब्रेन है और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस या उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। हर पर्सन डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट रीजनिंग के साथ अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग टैकल करता है। सो ये ब्रेन होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी न्यू मेमोरीज को जो फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करता है। इस तरह हर चीज़ जो है, या क्रिएटिविटी या लॉजिकल थिंकिंग जो भी होती है, ये कहाँ से आ रही होती है? हमारी ब्रेन से। प्रोटेक्टेड विद इन स्कल। हमारा जो ब्रेन है उसको स्कल में प्रोटेक्ट किया गया है। स्कल क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है, इसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। लेकिन सिर्फ स्कल नहीं होता जिसने हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसके अलावा यहाँ हमारे स्कल के इनसाइड प्रेजेंट होती है क्रेनियम। क्रेनियम वो पार्ट ऑफ स्कल है जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा हमारे क्रेनियम के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं या 3 कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। और इन मेनिंजेस ने हमारे ब्रेन को एक्चुअल प्रोटेक्ट किया होता है, और जो मेनिंजेस हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक है ड्यूरा मैटर, फिर आता है अरेक्नॉइड मैटर एंड फिर आता है पिया मैटर।
ये 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजेस हैं जिन्होंने हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और इन्हीं में प्रेजेंट होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड सीएसएफ क्या करता है, सीएसएफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स के लिए नरिशमेंट को प्रोवाइड करती हैं। ग्लूकोज होता है और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा क्या करता है, सीएसएफ में हमारे ब्रेन में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी रिमूव किया जाता है। एंड मेनली हमारी जो ब्रेन है उनमें वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं वेंट्रिकल्स में होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसने हमारी ब्रेन को बात किया होता है इनटू नरिशमेंट। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारी ब्रेन की एनाटमी को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, उसकी डिवीजन को। सो ब्रेन को दो तरह से डिवाइड किया गया है, या तो उसको डिवाइड किया गया है सिंपल सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम में, या फिर उसकी डिवीजन की जाती है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में एंड हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में आ जाता है सेरिब्रम एंड डेंसिफिलोन। डेंसिफिलोन क्या है, फर्दर डिवाइड हुआ है थैलेमस में एंड हाइपोथैलेमस में। फिर नेक्स्ट है मिड ब्रेन, इसकी कोई डिवीजन नहीं होगी। एंड लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर डिवाइड किया गया है सेरिबेलम में, पोन्स में और मेडुला ऑब्लांगेटा में। अब इन सब पार्ट ऑफ ब्रेन को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो किस टाइप ऑफ बॉडी एक्टिविटी या फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और तो सबसे पहले आएगा हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन वो पार्ट ऑफ ब्रेन है जो हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो अवर फोरहेड। सो फोर ब्रेन के टू पार्ट्स हैं, सेरिब्रम एंड डायंसिफिलोन। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम को देखते हैं। डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। द टू हेमिस्फीयर टुगेदर अकाउंट फॉर 85% ऑफ टोटल ब्रेन मास। सो ये है हमारी ब्रेन का स्ट्रक्चर, और ये जो ऊपर कन्वोल्यूटेड पार्ट है ये है सेरिब्रम। जैसे कि यहाँ पे शो भी किया हुआ है, यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि ये हमारी ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जहाँ पे फोल्डिंग हुई है, और इसको हम कहेंगे सेरिब्रम। और ये तो इसका साइड व्यू है, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। उसका जो सेरिब्रम है वो टू हाफ्स में डिवाइड है, इसको हम कहेंगे हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। और ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होता है। सो अब राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर ने डिफरेंट बॉडी साइड को कंट्रोल करना है। मींस कि अगर हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है तो उसने राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करना है, और अगर हमारा राइट साइड ऑफ हेमिस्फेयर है तो उसने लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करना है। एंड सेरिब्रम क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है तो इसने हमारे जो टोटल ब्रेन मास है उसके 85% को कवर किया हुआ है। The cerebrum forms the superior part of the brain, covering and obscuring the dansiflon and brain stem, similar to a way a mushroom covers the top of its stalk. So अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, जैसे कि एक मशरूम है, उसकी जो कैप होती है उसने कवर किया होता है उसकी स्टॉक को, मीन्स कि उसकी जो नीचे वाला पार्ट, उसकी जो स्टेम होती है उसको कवर किया होता है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसका जो सेरिब्रम है उसने उसके अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको कवर किया हुआ है। अब उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारे फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट जो कि है डायंसिफिलोन। अब यहाँ पे ये शो किया गया हुआ है डायंसिफिलोन, लेकिन ये हमारे सेरिब्रम के अंदर डीप प्रेजेंट होता है, इसने उसको कवर किया होता है जस्ट लाइक एक मशरूम ने जैसे अपने स्टॉक को कवर किया है, इस तरह हमारे ब्रेन ने हमारे सेरिब्रम ने डायंसिफिलोन को कवर किया हुआ है। एलिवेटेड रीजेस ऑफ टिश्यू कॉल्ड गायरी, जिसको हम सिंगुलर गायरस कहते हैं, सेपरेटेड बाय अ शैलो ग्रूव्स कॉल्ड सल्की, जिसको हम सिंगुलर सल्कस कहते हैं, मार्क नियरली एंटायर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो हमने पहले ही देख लिया है कि जो सेरिब्रम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कन्व्यूलेटेड, ताकि जो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसको कंप्रेस किया जा सके, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। और वो पार्ट जो कि अपर होता है, मीन्स कि ऐसे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये गायरस है, और ये है हमारा सल्कस जो कि डीप अंदर जाता है। तो ऐसे पार्ट जो है कन्वोल्यूशन का वो है गायरस, और जो अंदर जाएगा उसको हम कहेंगे सल्कस। The outer cortex of the cerebrum is composed of gray matter, billions of neurons, cell bodies, and unmyelinated axons arranged in 6 discrete layers. तो अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को और उसकी एनाटमी को देखें, जब हम उसको कट करते हैं तो उसमें टू टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर।
ग्रे मैटर किससे बना होता है? अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किससे बना होगा? न्यूरॉन बने होते हैं सेल बॉडी से और एक्सॉन से। ये उसकी सेल बॉडी होती है और ये जो लॉन्ग स्टार्क होती है जो उससे ओरिजिनेट होती है, इसको हम कहेंगे एक्सॉन्स। तो जो ग्रे मैटर होता है वो किसके बना होता है? वो हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी से बना होता है और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स कौन से होते हैं? जिनमें श्वान सेल्स ने माइलिन शीट नहीं बनाई होती, वो सिंपल ऐसे होते हैं, उनमें कोई कवरिंग नहीं होती। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारे ग्रे मैटर को। Although only 2 to 4 millimeter thick, this region account for 40% of total brain mass. तो हमारा जो ग्रे मैटर होता है, लाइक यहाँ पे शो किया गया है, ये ग्रे मैटर है जो थोड़ा डार्क कलर का होता है, फिर नीचे है वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर जो है उसको वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हमारी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स में। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन का आउटर रीजन। जैसे हमारी किडनी का आउटर रीजन या सुपरफिशियल रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन या सेरिब्रम का जो सुपरफिशियल रीजन होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि बना होता है ग्रे मैटर से। और ये सिर्फ 2 मिलीमीटर थिक होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे टोटल ब्रेन मास का 40% को कवर करता है। The inner region is composed of white matter, tracts of myelinated sheath. So हमारे ग्रे मैटर के नीचे प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर, और ये व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि ये बना होता है माइलिनेटेड एक्सन से। और माइलिन शीथ क्या होती है? मेनली ये फैट होती है जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो लाइटर अपीयर होता है हमारे ग्रे मैटर से। Deep within the cerebral white cortex is a third basic region of cerebrum, a group of subcortical gray matter called basal nuclei. अब व्हाइट मैटर के नीचे भी एक और लेयर होगी और उसको हम कहेंगे बेसल न्यूक्लियाई। और मेनली ये क्या होगा? ये हमारे सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर का ग्रुप होगा। और इस न्यूक्लियाई में क्या क्या आएंगे? दीज न्यूक्लियाई द कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस आर इम्पोर्टेंट रेगुलेशन ऑफ स्केलेटन मसल मूवमेंट। और बेसल न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है? मेनली इसने क्या करना है? हमारी स्केलेटन मूवमेंट को कंट्रोल करना है, जो कि हमारे सेरिब्रम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फोरब्रेन का लार्ज पार्ट है सेरिब्रम, उसको हमने देखा। अब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उसको भी वन बाय वन करके हम देखेंगे। अब सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। सो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आएंगे जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, डीप फिशर दैट सेपरेट्स द टू हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सेरिब्रम। जैसे हमने अपर व्यू की बात की थी कि अगर हम अपर व्यू करें हमारे ब्रेन का तो उसके टू हेमिस्फीयर कुछ इस तरह डिवाइड होते हैं। और वो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर लाइक ये जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो हमारे टू हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। अब हमारे सेरिब्रम जो है उसको डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया है। लाइक अगर फ्रंटल बोन के नीचे है तो उसका नाम होगा फ्रंटल लोब, अगर पैराइटल के नीचे है तो पैराइटल लोब, टेम्पोरल के नीचे है तो टेम्पोरल लोब। फॉर एग्जांपल ये है स्कल, ये इसका फोरहेड है, और यहाँ पे जो साइड प्रेजेंट होगी वो होगी फ्रंटल, फिर आएगी पैराइटल, साइड पे हमारी ईयर्स की साइड पे होगी टेम्पोरल, और जो बैक में होगी वो होगी ओसिपिटल। तो इस तरह हमारा जो सेरिब्रम है वो डिफरेंट लोब्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रंटल लोब को। रीजन ऑफ द सेरिब्रम लोकेटेड अंडर द फ्रंटल बोन कंटेन्स द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन कॉम्प्लेक्स लर्निंग। सो जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स ऑफ स्कल के अकॉर्डिंग हमारे सेरिब्रम के जो लोब्स हैं उनको नेम दिया गया है। तो फ्रंटल लोब वो होगी जो हमारी फ्रंटल बोन के नीचे प्रेजेंट होगी। और इसका क्या फंक्शन होगा? इसको मेनली हम कहेंगे मोटर कॉर्टेक्स। इसको मोटर कॉर्टेक्स या मोटर रीजन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये कंट्रोल करती है हमारे स्केलेटन मूवमेंट को, एंड बिकॉज ये स्केलेटन मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, ये हेल्प करती है हमारी स्पीच में भी, और इसके अलावा ये हमारी लर्निंग में भी हेल्प करती है।
नेक्स्ट है parietal lobe, region of cerebrum located under parietal bone. So parietal bone के नीचे जो लोब होगा उसको हम कहेंगे parietal lobe, और ये क्या करता है, contains the primary sensory cortex and is involved in language acquisition. So parietal lobe क्या है, मेनली ये सेंसरी रीजन है जिसने डिफरेंट सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन है उसको सेंस करना होता है, उसको रिसीव करना होता है. लाइक स्किन से अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करना है. फ्रंटल क्या थी, वो मोटर कॉर्टेक्स या मोटर रीजन था जिसने मोटर मूवमेंट या स्केलेटल मूवमेंट को असिस्ट करना था. पैराइटल लोब क्या करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. एंड फिर आएगा सेंट्रल सल्कस. तो सेंट्रल सल्कस बेसिकली क्या है, डीप ग्रूव दैट सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रम. फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे ये हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब है और ये हमारे ब्रेन का पैराइटल लोब है. तो वो फिशर या वो सल्कस जो हमारे फ्रंटल को हमारे पैराइटल से सेपरेट कर रहा है, उस सल्कस को हम कहेंगे सेंट्रल सल्कस. एंड नेक्स्ट इज ओसिपिटल लोब, रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम लोकेटेड अंडर ओसिपिटल बोन. ये हमारे सेरिब्रम का वो पार्ट है जो कि ओसिपिटल बोन के नीचे प्रेजेंट होता है. और अगर आप इसके नेम को देखें तो वो है ओसिपिटल, और ये किससे रिलेटेड होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन, एंड इज रिलेटेड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन वर्ड. ओसिपिटल से आप ऑप्टिकल को अगर कनेक्ट करें तो ये क्या करता है कि ये हमारी विजुअल सेंसेस या विजन या हमारी ऑप्टिकल सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा. और इसके अलावा हम किसी भी लैंग्वेज को तब अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब उसको हम देखें. तो इस तरह ये क्या करता है कि हमारे रिटन वर्ड्स को, लाइक अगर ये एक रिटन वर्ड है, इसको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है. हम उसको देखेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट है पैराइटो ओसिपिटल सल्कस. अब इसका नेम ही शो कर रहा है कि ये क्या हो सकता है, ग्रूव ऑन मीडियल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर दैट सेपरेट्स द पैराइटल लोब फ्रॉम द ओसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम. तो अगर ये देखेंगे हमारा फ्रंटल लोब था, ये पैराइटल लोब था. अब इसके लास्ट पे प्रेजेंट होगा ओसिपिटल लोब जो कि हमारे बैक पे प्रेजेंट होता है, बैक ऑफ हेड पे प्रेजेंट होता है. अब पैराइटो ओसिपिटल सल्कस क्या करता है, मेनली हमारे पैराइटल लोब को हमारे ओसिपिटल लोब से सेपरेट करता है. एंड लास्ट इज टेम्पोरल लोब, मीन्स कि लोब्स में लास्ट जो है वो है टेम्पोरल लोब. रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम लोकेटेड अंडर टेम्पोरल लोब प्रोसेस इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. सो ये प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन के नीचे, और ये हमारी बोथ साइड पे प्रेजेंट होता है, बोथ साइड पे हमारे ईयर के राउंड पे प्रेजेंट होता है. एंड मे बी बिकॉज ऑफ इट्स एनाटॉमी कि ये हमारी हियरिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और सुनने में हमें हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम. ईयर एंड इक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ बॉडी का आपस में कनेक्शन होता है. कैसे, अगर हम ईयर के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल. सेमी सर्कुलर कैनाल में ऐसी सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि हमारी हेड की मूवमेंट को सेंस करती हैं, और वेस्टिब्यूल जो है उसमें ऐसी सेंसरी नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी पोस्चर को सेंस करती है. तो इसलिए हमारी जो टेम्पोरल लोब है ये बोथ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट है लेटरल सल्कस, डीप ग्रूव दैट सेपरेट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल ऑफ द सेरिब्रम. अब यहाँ पे देखें ये है फ्रंटल, पैराइटल और ओसिपिटल. वो लोब जो कि हमारे या ग्रूव जो हमारी फ्रंटल और पैराइटल को साइडों में प्रेजेंट टेम्पोरल लोब से सेपरेट करती है, उसको हम कहेंगे लेटरल सल्कस. सो ये है लेटरल सल्कस. एंड नेक्स्ट इज इंसुला, region of the cerebrum deep within the lateral sulcus process information associated with hearing and equilibrium. So insula basically एक region है जो कि हमारे lateral sulcus में present होती है, जो कि हमारे temporal lobe को बाकी region या बाकी lobe of cerebrum से separate करता है. वहाँ पे ये present होगा और इसका भी basically वही function होगा जो कि हमारी temporal lobe का होता है. hearing और equilibrium में process of information में ये help करता है. नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फिशर, डीप फिशर दैट सेपरेट्स द सेरिब्रम फ्रॉम सेरिबेलम. इसके अलावा अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें सेरिब्रम के नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम.
ठीक है, जो कि मेनली किसका पार्ट होता है, हमारे हाइंड ब्रेन का। तो वो फिशर, वो डीप फिशर जो कि हमारे सेरिब्रम को हमारे सेरिबेलम से सेपरेट कर रहा है, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स फिशर। एंड नेक्स्ट इज कॉर्पस कैलोसम। अब ये क्या है, द मेजर ब्रिज ऑफ वाइट फाइबर्स दैट कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। सो बेसिकली हमारी जो टू हेमिस्फीयर है हमारी ब्रेन की, उसको आपस में किसी चीज ने कनेक्ट भी तो किया हुआ है, उसको हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम। और ये क्या है, मेनली ये बना होता है वाइट फाइबर से, जो कि रिच होते हैं इन नर्व्स। उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, और इसने क्या किया होता है, हमारी बोथ हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करके रखा होता है। एंड नेक्स्ट इज फॉर्निक्स, bridge of white fibers inferior to the corpus callosum links region of the limbic system together। अब उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है एक और वाइट मैटर का फाइब्रेज, जिसको हम कहेंगे फॉर्निक्स, और इसने क्या करना होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट करना होता है। अब व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इमोशनल ब्रेन क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है जो हमारे इमोशन से कनेक्ट होता है। इसने हमारी हर टाइप ऑफ इमोशन को कंट्रोल करना है, लाइक हंगर, थर्स्ट, प्लेयर, सेक्सुअल या ट्रैंक्विलिटी, फियर, रिलैक्सेशन। हर टाइप ऑफ इमोशन जो है हमारे लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड है। एंड लिम्बिक सिस्टम मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एक आर्क होती है हमारी सेरिब्रम एंड थैलेमस के दरमियान, जहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। और इसने क्या करना होता है कि हमारे बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। इसमें हर टाइप इमोशंस आ जाएंगे, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है उसमें आ जाएगा हाइपोथैलेमस, जिसने हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को हमारे नर्वस सिस्टम से इंटरकनेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा इसमें आ जाएगा अमिगडाला, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, और हिप्पोकैम्पस। ये सारी चीजें मिलके हमारे लिम्बिक सिस्टम को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, फिर एक आर्क आएगी, उस आर्क को हम कह सकते हैं कि ये हिप्पोकैम्पस है, और हिप्पोकैम्पस के साथ ही यहाँ पे लास्ट पे करके आएगा अमिगडाला। तो बेसिकली ये मिलके हमारे लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। हाइपोथैलेमस ने एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी हार्मोन्स हैं उसको हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करना है। इसी तरह हार्मोन्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं। अब हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं और ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारी स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं। सो इस तरह ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस है वो भी हमारे इमोशंस या मेमोरीज के साथ कनेक्ट होता है, कि हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हमारे न्यू मेमोरीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब मेमोरीज के साथ भी हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। एंड लास्ट इज अमिगडाला। अब अमिगडाला क्या करता है कि ये सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट, अराउजल, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये भी हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इस तरह लिम्बिक सिस्टम सब मिलके क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये एक इमोशनल ब्रेन को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये है बेसिकली क्या है, ये आर्क है जो कि प्रेजेंट होती है, ये है थैलेमस, और ऊपर हमारे यहाँ पे सारे आएगा हमारा सेरिब्रम। तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है हमारे थैलेमस एंड सेरिब्रम के दरमियान में होगा, और इसी आर्क के ऊपर हमारा आएगा कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम ने क्या करना है, टू हेमिस्फेयर को कनेक्ट करना है। उसी के नीचे एक वाइट फाइबर आएगा जिसने हमारे लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट करना है, और इस वाइट फाइबर्स के बीच को हम कहेंगे फॉर्निक्स। सो नेक्स्ट इज एंटीरियर कमीशर, bridge of white fibers found near the anterior tip of the corpus callosum connect the two hemisphere of the cerebrum। so basically anterior commission किसका पार्ट होगा, corpus callosum का, और ये प्रेजेंट होगा उसके एंटीरियर टिप के नियर, और इसका भी वही फंक्शन है कि इसने टू हेमिस्फेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे बेसल न्यूक्लियाई, जिसमें आ जाता है कोडेड न्यूक्लियस, प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। और इन तीनों का एक ही काम है कि ये क्या करता है कि ये मिलके हमारे बेसल न्यूक्लियाई को बनाते हैं, और इन्होंने क्या करना होता है, इनिशिएट करनी होती है वॉलंटरी मूवमेंट, लाइक हमारी स्केलेटन मूवमेंट, एंड कोऑर्डिनेट स्लो स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन, पोस्चर एंड बैलेंस। तो बेसिकली इसका यही फंक्शन है बेसल न्यूक्लियाई का और इन तीनों का,
कि इसने हमारे स्केलेटन मूवमेंट को कंट्रोल करना है, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करना है, हमारी मूवमेंट या हमारी लोकोमोशन को कंट्रोल करना है, पोस्चर या बैलेंस को कंट्रोल करना है। तो यहाँ तक था हमारा फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अब हम उसके सेकंड पार्ट को देखते हैं विच इज डायंसफिलॉन। पहले हम यहाँ पे इस पिक्चर को अगर देखें तो ये है हमारा कॉर्पस कॉलोसम जिसने टू हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करना है। ये उसका साइड व्यू है ब्रेन का। अब उस कॉर्पस कैलोसम के नीचे ही जैसे कि पहले बताया था कि एक आर्क होगी किसकी, फॉर्निक्स की। कि फॉर्निक्स ने क्या करना है, लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट करना है। अब ये वो आर्क है, उसी के नीचे एक और आर्क आ रही है, ये थैलेमस है और ये फॉर्निक्स है। फॉर्निक्स के और थैलेमस के बीच में एक आर्क आएगी और यहाँ पे प्रेजेंट होगा कि ये है हाइपोथैलेमस। फिर यहाँ पे हिप्पोकैम्पस आएगा। हिप्पोकैम्पस के बाद यहाँ पे इधर करके हमारे अमाइगडाला वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट अगर हम डायंसफिलॉन को देख लें जो कि एक पार्ट होता है लाइक दिस पार्ट, जो कि हाइड होता है कहाँ पे, हमारी ब्रेन की आउटर कवरिंग या सेरिब्रम के इनसाइड में। जस्ट लाइक मशरूम की स्टाक जो होती है ऊपर से मशरूम की कैप के अंदर छुपी होती है, इसी तरह हमारा जो डायंसफिलॉन है ये सेरिब्रम के अंदर छुपा होता है। सराउंडेड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर द डायंसफिलॉन फॉर्म द सेंट्रल कोर ऑफ द ब्रेन। तो क्या करता है कि ये हमारे सेरिब्रम के अंदर छुपा होता है और ये हमारे ब्रेन की सेंट्रल कोर को फॉर्म कर रहा होता है। अब जो लिम्बिक सिस्टम है वो बेसिकली पार्ट किसका है, हमारे डायंसफिलॉन का, ठीक है। लेकिन उसको कवर किसने किया हुआ है, सेरिब्रम ने। कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ थ्री पेयर स्ट्रक्चर, द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। सो बेसिकली अगर हम इसकी डिवीजन को देखें तो डायंसफिलॉन को हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस में डिवाइड किया गया है। सो ये नेक्स्ट उसके कुछ पार्ट्स हैं। थैलेमस composes 80% of डायंसफिलॉन, major relay point and processing center for all sensory information या impulses including olfaction। इसने तमाम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना है, लेकिन ये olfaction जो इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस नहीं करता। तो ये क्या करता है कि ये 80% ऑफ डायंसफिलॉन को बनाता है और बेसिकली थैलेमस जो है वो हमारे सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। अब ये सेरिब्रम है, इसमें बिल्कुल नीचे यहाँ ये जो है पोर्शन ये है हमारा थैलेमस। अब ये क्या करता है कि एज अ रिले सेंटर एक्ट करता है बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम, जो कि हमारे ब्रेन का हायर पार्ट है। सो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएगी पहले वो थैलेमस प्रोसेस करेगा, फिर उसको आगे हायर ब्रेन में सेंड करेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सो ये एज अ रिले सेंटर एक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये पेन परसेप्शन को कंट्रोल करता है और हमारी स्लीप एंड अवेकनिंग को कंट्रोल करता है। फिर आएगा इंटरमीडिएट मास, अ फ्लैटेंड ग्रे बैंड ऑफ टिश्यू कंटेनिंग द टू हाफ्स ऑफ द थैलेमस। ये जो इंटरमीडिएट मास है ये हमारे थैलेमस के टू हाफ्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये वो बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे मेन स्ट्रक्चर से लिंक्ड होते हैं। सो नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, रीजन इंफीरियर टू द थैलेमस, मेन रेगुलेटरी सेंटर इन्वॉल्व्ड इन विजुअल कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ ओवरऑल होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है एट इक्विलिब्रियम या होम्योस्टेसिस। उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं। लाइक उसकी पीएच है वो भी बैलेंस है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी बैलेंस है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी बॉडी ने नॉर्मली वर्क करना होता है। अब उस टेम्परेचर से अगर वो हाई या लो होगा तो हमारी जो बॉडी है उसकी जो नॉर्मल जो उसका एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो हमारी बॉडी है उसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, उसका जो एक निज़ाम है या उसका जो एक सिस्टम चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बेसिकली ये हमारे हार्मोनल या कह लें एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल किए हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को कंट्रोल किए हुए हैं और उसी के हेल्प से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। लाइक अगर हमारी टेम्परेचर की बात की जाए तो ऐसे हार्मोन्स जो हैं हमारी जो स्वेटिंग से लिंक्ड है या फिर ऐसी चीज़ों से लिंक्ड है कि जो कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर हाई हो गया तो ऐसे हार्मोन रिलीज किए जाएंगे कि हमारी बॉडी जो ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करे ताकि जो टेम्परेचर है वो बैक टू नॉर्मल आ सके। नेक्स्ट है मैमिलरी बॉडी,
Pea-like structure posterior to the hypothalamus function as a relay center in olfactory pathway. बिकॉज कि हमारा थैलेमस olfactory सेंसेशन नहीं करता, तो उसके लिए एक बेसिकली एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है मेमिलरी बॉडी, जिसने क्या करना होता है कि एज अ रिले सेंटर एक्ट करना होता है फॉर olfactory pathway. अब इनफंडिबुलम क्या है? न्यूरल स्टॉक ओरिजिनेटिंग नियर मेमिलरी बॉडी कनेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड टू द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस ये स्ट्रक्चर है. अब हाइपोथैलेमस से निकल रही है एक स्टॉक कुछ ऐसी, उस स्टॉक ने हमारे हाइपोथैलेमस को कनेक्ट किया होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है. और ये स्टॉक है, इसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. Glandular tissue under hypothalamus important producer and releaser of endocrine hormones. तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, उसमें हाइपोथैलेमस एज अ कंट्रोल सेंटर एक्ट करेगा. अब वो कंट्रोल सेंटर के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है कि सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज किए जाएंगे. अब वो हार्मोन क्या करेंगे? वो आएंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर न्यू हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जो कि हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे. तो हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो क्या करता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसने जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करना होता है, और वहां से फर्दर थायरोक्सिन और अदर हार्मोन जो हैं उसको रिलीज कर किया जाता है और हमारी बॉडी में फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है. सो इस तरह हमारा जो हाइपोथैलेमस है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, लेकिन वो उस नर्वस सिस्टम को हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है. And next is pineal gland, glandular tissue posterior to the thalamus, important producer and releaser of endocrine hormone. Just like pituitary gland हमारे ब्रेन में pineal gland भी होता है, जो कि क्या करता है एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करता है और नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है. एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज पोस्टीरियर कमीशन. Bridge of white fibers found inferior to the pineal gland connect the two hemisphere of the cerebrum. So टू हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम को डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट वाइट बैंड्स ने आपस में कनेक्ट किया हुआ है. तो ये है हमारा पीनियल ग्लैंड, उसके नीचे ये जो वाइट फाइबर्स की एक बैंड नजर आ रहा है, ये क्या है? ये है पोस्टीरियर कमीशन, जिसने टू हाफ्स ऑफ हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है. एंड नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, या इसको हम कहेंगे मेसेंसिफिलोन, एक्सटेंड्स फ्रॉम पोन्स टू द डायंसिफिलोन एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो ये है हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर. सबसे पहले है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर है डायंसिफिलोन जो कि हमारी ब्रेन की कोर है. अब क्या होगा? ये है हमारा डायंसिफिलोन और उसके नीचे से स्टार्ट हो रही है बेसिकली हमारी ब्रेन स्टेम, जिसके ये पार्ट्स हैं. अब ब्रेन स्टेम में सबसे पहले ऊपर करके क्या होगा? मिड ब्रेन. ये पार्ट जो यहाँ पे थैलेमस के बिल्कुल नीचे है, इसको हम कहेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पार्ट जो है ये है हमारा मिड ब्रेन. इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर द इम्पल्सेस टू बी कंडक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. बिकॉज ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो के नीचे करके प्रेजेंट है उसके और हमारे ब्रेन के दरमियान में आ रहा है, तो ये एज अ रिले सेंटर एक्ट करेगा. जितनी इम्पल्सेस यहाँ से पास होके हमारी ब्रेन में जाएंगी कि उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसको हायर ब्रेन सेंटर्स में भेजेगा और एज अ पाथवे एक्ट करेगा फॉर इम्पल्सेस एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक एंड अराउजल. और ये क्या करता है कि ये हमारी विजन को कंट्रोल करता है, हमारी हियरिंग को और हमारे स्केलेटल मूवमेंट को. उसके अलावा ये हमारी स्लीपिंग एंड वेकनिंग को और अराउजल को भी कंट्रोल करता है और थर्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है. स्क्रीनिंग और इंफॉर्मेशन बिफोर इट रीचेस ब्रेन हायर स्ट्रक्चर. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसने क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी पहले ये उसको प्रोसेस करेगा, उसको स्क्रीन करेगा, फिर उसको हाई ब्रेन सेंटर्स की तरफ भेज देगा. Some of other functions that relay through the midbrain include reflexes for the head, eye, and trunk, response to visual stimuli, and impulses for auditory stimuli, the startle reflex. So midbrain का सबसे important function है कि ये reflexes को control करता है. अब बात ये है कि what is reflexes? वो condition जिसमें जल्दी से act करना होता है
और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी ब्रेन के हायर सेंटर में जाए और वहाँ पे जाके वो प्रोसेस हो के आए। ऐसे स्टेट में क्या होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक शॉर्टकट लेती है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स। और उसमें क्या होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारी हायर ब्रेन तक नहीं जाएगी, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से या मिड ब्रेन तक एक शॉर्टकट लेके वापस हमारी बॉडी तक आ जाएगी, ताकि जल्दी से जल्दी जो रिस्पॉन्स है उसको शो किया जाए। अब रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्सेस की सबसे कॉमन एग्जांपल ये है। अब इस एग्जांपल क्या हो रहा है कि अगर आपने किसी नीडल या प्रिकली सब्सटेंस को टच किया है तो क्या होगा कि ब्रेन रिसेप्टर्स जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे और फिर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग्स। अब सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज जो कि उन्होंने फील किया है या इंफॉर्मेशन जो उन्होंने गेन की है उसको लेके वो जाएगी कहाँ पे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर हमारी मिड ब्रेन तक, वहां तक जाएगी। और वहीं से क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी से प्रोसेस होगी और जो मैसेज होगा या कमांड होगा कि अब हमने क्या करना है वो वहीं से ओरिजिनेट किया जाएगा और जल्दी से फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, वापस उसको लेके हमारे इफेक्टर मसल तक आएंगे, हमारे आर्म मसल तक आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो हाथ है वो उस पिछली चीज से जल्दी से पीछे कर देंगे। तो ये वो वाली सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हमें बहुत जल्दी एक्ट करना होता है, अनकॉन्शियसली एक्ट करना होता है। तो इस रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो हाई ब्रेन तक नहीं जाती, चली जाती है लेकिन एक्शन के लिए नहीं। अगर आपने किसी चीज को टच किया है उस टाइम आप जल्दी से पीछे कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या होगा कि जब वो रिट्रैक्शन हो रही थी तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे थे कि उस इंफॉर्मेशन को हमारे हायर ब्रेन तक लेके जाते हैं ताकि हम अवेयर हो सके उस पेन का जो कि हमें उस टाइम हुई है। तो इस तरह हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क है या रिफ्लेक्सेस है वो एक्ट करती हैं। और इसमें आ जाएगा स्टार्टल रिफ्लेक्स। अब स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या है? स्टार्टल रिफ्लेक्स में आ जाएगा जंप स्केयर, कि अचानक से कोई ऐसी चीज आई है आपके सामने कि आप अचानक से डर गए हैं, तो आपका जो एक्शन था वो अनकॉन्शियसली बहुत फास्ट था। तो मिड ब्रेन हमारे उस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। तो हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, पोन्स में एंड मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेरिबेलम को। तो ये है हमारा ब्रेन और इस ब्रेन में बिल्कुल नीचे करके यहाँ साइड पे करके स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहेंगे सेरिबेलम। सो हम सेरिब्रम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का और ये हमारे ब्रेन का 11% को बनाता है। फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया एंड अलो फॉर ग्रेटर नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स। और जस्ट लाइक हमारे सेरिब्रम के हमारे सेरिबेलम में भी क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, कन्वोल्यूशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूरॉन्स हैं वहां पे पैक हो सके। सेरिबेलम भी सेरिब्रम की तरह क्या करता है कि स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट को, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और फिर ये क्या करता है, हमारे स्केलेटल मूवमेंट, उनकी पोजीशन, उनकी लोकोमोशन, उनके बैलेंस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, रेगुलेट बैलेंस एंड पोस्चर, जैसे पहले डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, मे हैव रोल इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। और उसके अलावा क्या करता है कि ये विजुअल लर्निंग में, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एंड रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्प करता है। बर्ड्स में ये पार्ट सबसे ज़्यादा डिवेलप्ड होता है बिकॉज वो क्या करते हैं, उनके जो वर्क है कॉम्प्लेक्स फ्लाइटिंग, उन्होंने सारी चीज़ों को लर्न करना होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज पोन्स। सो ये है ब्रेन स्टेम। अगर हम इसको ऐसे भी ड्रॉ करके देख लें तो ये सबसे पहले यहाँ पे ब्रेन स्टेम में था हमारा मिड ब्रेन, फिर एक स्वोलन पार्ट्स आएगा जो कि क्या होगा, पोन्स होगा। फिर उसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा जो कि क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर इसके नीचे से स्टार्ट हो जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मिलके हमारे ब्रेन स्टेम को बना रहे हैं। तो पोन्स भी हमारे ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है। The pons serves as a bridge to connect areas of the brain to one another. So basically pons क्या कर रहा है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे हायर पार्ट से कनेक्ट कर रहा है
उसके अलावा हमारे मेड्यूला ऑब्लांगेटा को हमारे सेरिब्रम से कनेक्ट कर रहा है और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। द पोन्स कंटेन एरियाज दैट रिले सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। तो ये क्या करता है, हमारी स्केलेटन मूवमेंट या वॉलेंट्री मूवमेंट के ये ऐसा रिले सेंटर एक्ट करता है जहाँ पे सिग्नल्स जो हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं। इक्विलिब्रियम में भी इंफॉर्मेशन फॉर द इनर ईयर्स एंड areas that together with medulla oblongata help control breathing। तो बेसिकली ये किस किस में हेल्प कर रहा है, हमारे स्केलेटन मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। फिर इसके अलावा ये इक्विलिब्रियम में जो हमारी इनर ईयर का जो रोल है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है। और फिर उसके अलावा ये क्या करता है कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो कि पोन्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है उसके साथ मिलकर ये हमारी ब्रीदिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। सो लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जैसे कि ये लास्ट पार्ट है मेड्यूला, उसके नीचे फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा अब ये क्या करता है, द मेड्यूला ऑब्लांगेटा आल्सो कॉल्ड मेड्यूला कंटेन एरियाज दैट कंट्रोल की वाइटल बॉडी फंक्शंस। तो इसमें वो एरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। लाइक हमारी ब्रीदिंग एक बिल्कुल वाइटल थिंग है, एक बेसिक थिंग है, हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स में से एक है। उसमें मेड्यूला ऑब्लांगेटा अपना रोल प्ले करता है। द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर which regulates the rate and force of heartbeat and the diameter of blood vessels। तो सिर्फ ये हमारी ब्रीदिंग में ही हेल्प कर रहा है। एक और वाइटल चीज़ जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट है, उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये हमारी ब्लड वेसल्स की डायलेशन और उनकी कंट्रैक्शन में भी अपने रोल को प्ले करता है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसमें हम पहले ही जानते हैं कि ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, उसकी रिदम को कंट्रोल करता है। लास्ट पे आ जाता है रिफ्लेक्सेस फॉर स्वेलविंग, स्नेजिंग, वॉमिटिंग, हिकअपिंग एंड कफिंग। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्सेस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें जल्दी एक्ट करना होता है और इतना टाइम नहीं होता कि इंफॉर्मेशन हायर ब्रेन तक जा सके। तो जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है ये भी कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है जिसमें आ जाती है स्वेलविंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, हिकअपिंग एंड कफिंग। तो ये वाली रिफ्लेक्सेस जो हैं इसको हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। सो यहाँ तक एंड होता है हमारा ब्रेन, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।